Hi Brian, how are you? I hope you are also fine, bless of God, and I am fine. So आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th के पोएट्री सेक्शन के फर्स्ट पोएम जिनका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ पे देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो सबसे पहला वर्ड है पोएट जो प्रयोग किए हैं वो प्रयोग किए हैं स्वीटेस्ट। स्वीट का जो है सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग किए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि सबसे मधुर। एक तो मधुर होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो स्वीट का मतलब मधुर और यहाँ पे जो स्वीटेस्ट का प्रयोग किया इसका मतलब हो गया सबसे मधुर, सबसे प्यारा। तो स्वीटेस्ट लव मधुर प्यार, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता, मधुर प्यार मैं नहीं जाता। कवि जो है अपने प्रेमिका से कहते हैं कि मधुर प्यार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। और इसी के जो चैप्टर का नेम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एग्जाम में जो है समरी दे देता है लिखने के लिए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी लिखा। समरी का मतलब क्या होता है? तो समरी का मतलब होता है सारांश। समरी का मतलब होता है सारांश। जैसे कि कोई भी कहानी पढ़ते हैं या कोई कविता पढ़ते हैं, उसको शॉर्ट में लिख देना सारांश कहलाता है। शॉर्ट में लिख करके उसके मुख्य बातों को उजागर करना। तो इस समरी में हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, इसके जो पोएट हैं, पोएट का नाम है जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो is a good poem which has been written by जॉन डन। तो यहाँ पे देखेंगे कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई ये प्रेम भरी कविता, इस कविता में प्रेम का रस भरा हुआ है और इस कविता को लिखने वाले जॉन डन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन डन was a lyrical, satirical and metaphysical poet। जॉन डन के बारे में बोलते हैं कि जॉन डन जो है एक सूरबद्ध, मतलब कि उनकी कविताओं में जो है एक लय होती है। जॉन डन एक सूरबद्ध, व्यंग्यात्मक एवं आध्यात्मिक। अभी जो आपने देखा यहाँ पे मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल का मतलब हो गया आध्यात्मिक कवि हैं। जॉन डन एक सूरबद्ध, व्यंग्यात्मक एवं आध्यात्मिक कवि हैं। मेटाफिजिकल मतलब हो गया आध्यात्मिक, और जो ये लिखा हुआ है सेट्रिकल, इसका मतलब हो गया व्यंग्यात्मक, और लाइरिकल का मतलब हो गया सूरबद्ध। जॉन डन की जितनी भी कविताएं हैं हर कविता सूरबद्ध है और उसके साथ साथ व्यंग्यात्मक है एवं आध्यात्मिक है, अध्यात्म से जुड़ी हुई कविता है। और ये जो कविता है, ये कविता जो है प्रेम से भरी हुई है, प्रेम रस है। आप लोगों को पता है कि प्रेम से बढ़कर जो है कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। प्रेम, कबीरदास के वचन में है कि प्रेम गूढ़ अनमोल, कथनी में आवे नहीं, घटे न मन का तौल। प्रेम से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। आज प्रेम के बारे में देखते हैं क्या क्या बोलते हैं ये अपने प्रेमिका से। पहला तो लाइन हो गया कि जॉन डन एक सूरबद्ध, व्यंग्यात्मक एवं आध्यात्मिक कवि है, पोएट। यहां तक आपने देखा। उसके बाद आगे देखिए, दिस पोएम, यह कविता या इस कविता को, दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय ए वेरी ग्रेट पोएट। इस कविता की जो रचना की गई है एक महान कवि जॉन डन के द्वारा की गई है। यहाँ पे देखिए दिस पोएम, यह कविता या इस कविता को हैज बीन कंपोज्ड, संकलित किया गया या लिखा गया है, रचना की गई है ए वेरी ग्रेट पोएट, एक महान कवि जिनका नाम क्या है? जॉन डन। एक महान कवि जॉन डन के द्वारा इस कविता की रचना की गई है या लिखा गया है। कंपोज मतलब होता है लिखना, संकलन करना। जॉन डन, सबसे पहले देखेंगे जॉन डन एक सूरबद्ध, व्यंग्यात्मक एवं आध्यात्मिक कवि हैं और इस कविता की रचना एक महान कवि जॉन डन के द्वारा की गई है। तो दूसरा लाइन में हमको ये लिखना है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। He was famous, he was famous, famous का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध।
ही वॉज फेमस फॉर हिज सॉन्ग, अपने गाना के लिए वो क्या थे, प्रसिद्ध थे। एंड सननेट, सननेट क्या होता है, सननेट जो है एक पंक्ति होती है। जॉन डन के द्वारा किया गया जो यह कविता है, वे अपने दोहे और कविता के लिए प्रसिद्ध थे। ये जो सननेट है ये दोहा है जो 14 लाइन की होती है। ही वॉज द पोएट ऑफ हाई ऑर्डर, हाई ऑर्डर का मतलब हुआ उच्च कोटि। तो वे जो कवि थे वो कैसे कवि थे, उच्च कोटि के कवि थे, हाई क्वालिटी का, मतलब कि उनकी कविता जो थी रसमयी होती थी और उसको हाई ऑर्डर का कवि बोला जाता है, द पोएट ऑफ हाई ऑर्डर। उच्च कोटि के कवि कौन थे, तो जॉन डन, जॉन डन जो थे वो उच्च कोटि के कवि थे। अब आगे देखेंगे। अब देखिए ये जो आप देखेंगे ये आपका होगा, इससे पहले जो अभी चर्चा किए ये था द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट जॉन डन। जॉन डन के परिचय को हमने देखा कि जॉन डन का कैसे कवि थे, क्या क्या उन्होंने लिखा है। अब देखिए आगे, इन दिस पोयम, इन दिस पोयम, इस कविता में, इन दिस पोयम का मतलब हुआ इस कविता में, द पोएट कवि हैज डिस्क्राइब, वर्णन किए हैं, इस कविता में कवि ने वर्णन किया है द पावर ऑफ ट्रू लव, एक सच्चे प्रेम की शक्ति का वर्णन किया है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ, इस कविता में कवि ने सच्चे प्यार की शक्ति का वर्णन किया है। कवि ने किसका वर्णन किया है, सच्चे प्यार की। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड, कवि ने वर्णन किया है द पावर ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्रेम की शक्ति का। ये दूसरा पैराग्राफ है। उसके बाद इन हिज व्यू, इन हिज व्यू, उनके विचार से, इन हिज व्यू का मतलब हुआ उनके विचार से या उनके दृष्टि से, ट्रू लव इज अनफॉरगेटेबल थिंग, अनफॉरगेटेबल, उनके विचार से या उनके दृष्टि से जो सच्चा प्यार होता है वो भुलाया नहीं जा सकता है, उसको हम भूल नहीं सकते। अनफॉरगेटन मतलब होता है कि न भूलने योग्य, हम भूल कभी नहीं सकते हैं, नहीं भूलने वाला। उनके विचार से जो सच्चा प्रेम होता है वो जो है उनको कभी भूला नहीं जा सकता है, वो अविस्मरणीय चीज होती है। इट इज जस्ट लाइक अ पीपुल स्टार विच रिमेन्स अनचेंज्ड, इट इज जस्ट लाइक, इट इज जस्ट लाइक, देखिए यहाँ पे, यह ध्रुव तारा के समान होता है। इट इज जस्ट लाइक, यह समान होता है, इट इज जस्ट लाइक, किसके समान होता है, पोल स्टार, ध्रुव तारा के समान। इट इज जस्ट लाइक अ पोल स्टार, यह ध्रुव तारा के तरह होता है देखने में, जो हमेशा अपरिवर्तनीय रहता है। विच रिमेन्स अनचेंज्ड, जो हमेशा अपरिवर्तनीय रहता है, मतलब कि बदलता नहीं है। अब आगे देखिए, इट इज फिक्स्ड फॉर एवर, यह जो है हमेशा फिक्स्ड रहता है, यह हमेशा के लिए क्या रहता है, फिक्स्ड। इट इज फिक्स्ड, यह फिक्स्ड रहता है, स्थिर रहता है, फॉर एवर, सदा के लिए, हमेशा के लिए। अब आगे देखिए, इन दिस पोएम, इस कविता में, इन दिस पोएम का मतलब क्या हुआ, इस कविता में, देखिए यहां भी होगा कहीं, हाँ, इस कविता में, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट, कवि, टेल्स अबाउट हिज बिलव्ड, इस कविता में कवि अपने प्रेमिका के बारे में बताते हैं। इस कविता में जो कवि है वो अपनी प्रेमिका के बारे में बताते हैं। देखिए यहां से यहां तक, इस आगे देखिए, हाँ यहां तक हो गया था। इन दिस पोएम, आगे देखिए,
यहां तक हमने बताया। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स अबाउट हिज बिलव्ड, इस कविता में कवि अपने प्रेमिका के बारे में बताते हैं। द स्पीकर, स्पीकर का भी मतलब हुआ कवि, वक्ता जो बोल रहे हैं। द स्पीकर वांट्स टू डाई बिकॉज ही इज पार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड। द स्पीकर वांट्स टू डाई, कवि जो है मरना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज, बिकॉज का मतलब होगा क्योंकि। द स्पीकर वांट्स टू डाई, कवि मरना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि ही इज पार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड, क्योंकि वे अपनी प्रेमिका से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। द स्पीकर वांट्स टू डाई, कवि जो है मरना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि ही इज पार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड, वे अपनी प्रेमिका से अलग हो रहे हैं, इसके लिए वो मरना चाहते हैं। He doesn't want to live his life like a joke. He doesn't want to live his life like a joke. कहने का मतलब है वे जो है, क्योंकि वे अपनी प्रेमिका जुदा हो रहे हैं, वे अपने जीवन को मजाक के रूप में नहीं जीना चाहते हैं। He doesn't want to live, वो जीना नहीं चाहते हैं। He doesn't want to live, वो जीना नहीं चाहते हैं। His life, अपने जीवन को, like a joke, एक मजाक की तरह। अब अगला पैराग्राफ देखिए क्या है। like a joke यहां तक हो गया। अब आगे देखेंगे। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ ही टेल्स हिज बिलव्ड, ही टेल्स हिज बिलव्ड, इसका मतलब वह अपनी प्रेमिका से कहती है, कहते हैं, वह अपनी प्रेमिका से कहते हैं दैट कि ही विल रिटर्न, वो लौटेंगे, ही विल रिटर्न। ही टेल्स हिज बिलव्ड, वो अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि वो लौटेंगे, वो मतलब कि कवि बोल रहे हैं कि मैं लौटूंगा, कवि बोल रहे हैं मैं लौटूंगा। और उसके बाद आगे देखिए, एज द सन, मतलब कि सूर्य के रूप में, रिटर्न्स, जैसे कि सूर्य रिटर्न होता है एवरी डे, प्रतिदिन, बोलते हैं कि मैं उसी तरह से लौट के आऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूं तो ऐसा मत सोचो कि मैं लौट के नहीं आऊंगा, मैं उसी तरह से लौट के आऊंगा जैसे कि सूर्य रिटर्न होता है। सुबह में सूर्य का उदय होता है और शाम में जाकर के डूब जाता है, फिर सुबह में उदय होता है। ठीक उसी प्रकार से जो कवि है वो अपने आप को अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मैं लौटूंगा, ही विल रिटर्न। ही विल रिटर्न का मतलब हो गया कवि अपने लिए बोल रहे हैं मैं लौटूंगा। एज द सन, सूर्य के रूप में, रिटर्न एवरी डे, जैसे कि सूर्य रोज लौटता है। ही प्रोमिस, वो वादा करते हैं, हर उससे, वो प्रोमिस करते हैं उससे, अपनी प्रेमिका से वो क्या करते हैं, वादा करते हैं, प्रोमिस करते हैं दैट कि हिज रिटर्न विल बी फास्टर देन द सन, उसका जो लौटना होगा वो कहीं सूर्य से भी तेज गति से होगा, सूर्य से ज्यादा तेज गति से वो लौट कर आएंगे। उनका कहना है, वो दावा करते हैं, ही प्रोमिसेस हर, वो अपनी प्रेमिका से दावा करते हैं, वादा करते हैं कि हिज रिटर्न, उनकी जो वापस आना होगा वो फास्टर देन द सन, सूर्य की अपेक्षा ज्यादा फास्ट होगा, उसके तेज गति से वो लौट कर आएंगे। अब आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, सेकंड। अब अंतिम जो है, अंतिम देखिए पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है। अंतिम पैराग्राफ देखना, अंतिम पैराग्राफ के सामने है। एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट का मतलब हुआ अंत में, यहां पर देखिए लिखा हुआ है अंत में, ही प्रेजेंट्स, एट लास्ट ही प्रेजेंट्स हिज इनर डिजायर, अंत में वे अपना आंतरिक इच्छा व्यक्त करते हैं। एट लास्ट ही प्रेजेंट्स, वे उपस्थित करते हैं, हिज इनर डिजायर, वो अपनी आंतरिक इच्छा, इनर मतलब होता है अंदर की, आंतरिक इच्छा, नॉट टू
सेपरेट फ्रॉम हिज बिलव्ड, अंत में वे अपनी आंतरिक इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं कि वे मरने के बाद भी अपनी प्रेमिका से जुदा होना नहीं चाहते हैं। He presents his inner desire not to separate from his beloved even after death, मतलब कि उनको अपनी प्रेमिका से इतना प्रेम है कि वो मर के भी जुदा होना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यदि मेरी मृत्यु भी हो तो उसके बाद भी हम दोनों अलग ना हो। अब आगे देखिए, यहां तक हो गया था। यहां तक डेथ तक हो गया था। अब आगे देखिए, दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग रोमांटिक एंड सेंसिटिव पोएम। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब कि रोचक, यह एक बहुत ही रोचक, उसके साथ साथ जो है रोमांचक, रोमांटिक मतलब हो गया रोमांचक, एंड सेंसिटिव पोएम। सेंसिटिव पोएम का मतलब होता है भावात्मक कविता। यह एक बहुत ही आनंददायक, इंटरेस्टिंग मतलब आनंददायक, रोमांटिक मतलब मनोरंजक, और सेंसिटिव पोएम, सेंसिटिव का मतलब है भावात्मक, आत्मा से जुड़ने वाला। उसके बाद आगे, एंड सेंसिटिव पोएम इट इज ए बेस्ड ऑन ट्रू लव, और यह जो कविता है पूरा का पूरा जो है सच्चे प्रेम पे आश्रित है। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर अगला पोएम लेकर के, पोएम का समरी लेकर के।